चलिए आज शुरू करेंगे अब हम लोग। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स में जो भी चीजें देख रहे हैं, एक तो एक पर्पस ये होगा कि जो भी 2024 में जो भी एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम आएगा, उसमें आपका करंट अफेयर्स का पर्पस सॉल्व हो जाए। ठीक है, दूसरा उद्देश्य होगा कि अगर बीपीएससी देंगे तो कुछ चर्चा डिटेल से हो रहा है, तो बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी थोड़ा सा आधार आपको पता चलता रहे। ठीक ना, इसी ध्यान से, इसी दृष्टिकोण से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक तो पीटी बेस्ड जितने एग्जामिनेशन हैं उसमें करंट अफेयर्स से आपका काम चले, और मुख्य परीक्षा अगर बीपीएससी में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स में, उस पर आधारित प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी सामान्य अध्ययन में आते हैं। ठीक है, और आगे भी आएंगे। अभी इस बार 69वीं का एग्जाम हो गया बीपीएससी का, आप सबों ने क्वेश्चन पेपर देख भी लिया होगा। ठीक है, नहीं देखे होंगे तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन में, वो बहुत सारे प्रश्न करंट अफेयर्स में जो डे प्रतिदिन घटनाक्रम चलता है उस पर आधारित ही होता है। अगर आप अभी एक एक लाइन करंट अफेयर्स के जगह में अवधारणा के साथ चीजों को समझेंगे तो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा में भी आपको करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में और दूसरे जगह पे भी, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, पॉलिटी में भी, इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी, ये आपको सुविधा होगा उन प्रश्नों को समझने में और उनको उत्तर कर पाने में। ठीक है, चलिए अब हम लोग करंट अफेयर्स पे आते हैं आज का। जैसा हम लोग को पता है कि हम लोगों ने इसको बांट रखा है कुछ यूनिट में, करंट अफेयर्स को लगभग 10 यूनिट में बांट रखा है। ठीक है, तो आज भी हम लोग राज्य व्यवस्था से देखना शुरू करेंगे। राज्य व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था जो मेरा यूनिट है वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए राज्य व्यवस्था वाले में एक घटनाक्रम में भी आप देखे होंगे, न्यूज़पेपर में आ रहा था, पिछले महीने बहुत चर्चा में रहा। ठीक है, महुआ मोइत्रा, महुआ मोइत्रा एक सांसद है, इनका नाम आप सबने ध्यान दिया होगा, महुआ मोइत्रा। ठीक है, महुआ मोइत्रा जो सांसद है, तो इनको लोकसभा की सदस्यता से इनका समाप्त कर दिया गया, इनका निलंबित इनको कर दिया गया, इनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। तो एक बड़ा आसान सा पहले प्रश्न होगा अगर कि अभी किस सांसद का या किस सांसद का जो है सदस्यता समाप्त किया गया, तो नाम अगर पूछता तो आप जान रहे हैं महुआ मोइत्रा। दूसरा बात है कि ये पश्चिम बंगाल की हैं, किस पार्टी की हैं, तो तृणमूल कांग्रेस की थी। ठीक है, अब आपसे पार्टी का नाम भी पूछा जा सकता है कि किस दल की हैं, तो महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी जिनकी सदस्यता गई। अब फिर इस पे आगे हो सकता है क्या आरोप थे इन पे, क्यों ऐसा हुआ। इन पे आरोप लगाया गया था, पैसा लेकर सदन में प्रश्न पूछने का आरोप लगा। ठीक है, निशिकांत दुबे के द्वारा इन पे एक आरोप लगाया गया कि इन्होंने कुछ प्रश्न पूछने का काम किया है और उसके एवज में इन्होंने पैसा लिया है। ठीक है, इस आरोप की जांच के लिए एक कमेटी बनी। साधारण सी बात है, अगर कोई आरोप लगेगा कोई कमेटी बनती, तो लोकसभा में जो आचार समिति होती, लोकसभा में एक समिति है आचार समिति, जो व्यवहार पे, आचार मतलब व्यवहार है, यहाँ पे आप सबको पता होगा आचार, हम लोग आचार विचार व्यवहार को बोलते हैं। तो आचार समिति को यह मामला दिया गया, आचार समिति ने इसकी जांच की और जांच रिपोर्ट आया, उस जांच रिपोर्ट के मंतव्य के आधार पर, ठीक है, इनकी सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा सदन में रखा गया। प्रहलाद जोशी अभी क्या है, संसदीय कार्य मंत्री हैं, इनके द्वारा प्रस्ताव सदन में आया और जिसको ध्वनि मत से सदन ने पारित कर दिया और उनकी सदस्यता चली गई। अब सबको पता होगा स्वाभाविक तौर से विपक्ष विरोध कर रहा होगा, विपक्ष का विरोध रहा, लेकिन सत्तारूढ़ दल के पास समर्थन प्राप्त है और ध्वनि मत से इसको पारित कर दिया गया, उनकी सदस्यता चली गई। अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है, जैसा आप देख रहे हैं आचार समिति के सिफारिश पे हुआ, तो बनता है क्वेश्चन के आचार समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये विनोद सोनकर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दृष्टिकोण से, आने वाले बहुत सारे एग्जाम में से ये प्रश्न आएगा। ठीक है, विनोद सोनकर अध्यक्ष है आचार समिति के, 10 सदस्यीय कमेटी है, इनके रिपोर्ट के आधार पर महुआ मोइत्रा की सदस्यता समाप्त की गई। अब इस रिपोर्ट में आया कि कुछ बातें इन पे प्रूफ हुआ, जो रिपोर्ट आया आचार समिति का, उसका मानना यह था कि इनके द्वारा
जो संसद सदस्यों को मिलता है लोकसभा पोर्टल की जो यूजर आईडी मिलती है, उस यूजर आईडी को इन्होंने क्या किया, दूसरे व्यक्ति को, अनधिकृत व्यक्तियों को पासवर्ड और यूजर आईडी दिया यूज करने के लिए, यह प्रमाणित हुआ। ठीक है, तो पासवर्ड और यूजर आईडी दूसरे व्यक्ति को देने का आरोप प्रमाणित होने के कारण से इनकी संस्था चली गई। माना गया कि ये गोपनीय है, आपने इसको दे करके संसद का जो नियम आचार संहिता एक तरह से मानिए सांसदों के लिए, उसका उल्लंघन किया और इसके लिए इसकी संस्था चली गई। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं चीजों को कि पीटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो तो यहाँ पे है कि संस्था गई महुआ मोइत्रा की, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस की है, दूसरा क्वेश्चन हो गया आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर हैं, उनकी रिपोर्ट थी। फिर एक प्रश्न हो गया कि प्रहलाद जोशी संसदीय मंत्री हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा। अब सब जान रहे हैं कि ये प्रस्ताव होता है तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से, और सब काम लोकसभा अध्यक्ष देख रहे होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष आपको पता होगा नाम, ओम बिरला भी हमारे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष हैं। ये तो पीटी फैक्ट्स हो गया। और जो अभी हम लोगों ने विश्लेषण देखा, ठीक है, कि यूजर आईडी दूसरे को दे दिए, ठीक है, उसके आधार पे इन पे आरोप प्रमाणित हुआ। तो आप समझ लीजिए ये सब चीजें अपने दिमाग में आपको रखनी है कि जब मुख्य परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आएंगे अगर, तब हमको क्या क्या बातें यहाँ से उठा के लिखनी। ठीक है, कभी हम लोग जब मुख्य परीक्षा पे डिस्कस करेंगे तो फिर इसको वहां पे भी समझेंगे। ठीक है, यहाँ फिर से दूसरा पीटी फैक्ट में समझिए, इस तरह का मामला पहले भी एक बार संज्ञान में आया था। ठीक है, जो हम लोग देख रहे हैं पैसे लेकर क्वेश्चन पूछने का मामला पहले भी संज्ञान में आया था। ये कब आया था? 2005 में। 2005 में ऐसा आया था मामला, 11 व्यक्तियों के ऊपर, 11 सदस्य थे कि पैसे लेके सवाल पूछने का आरोप लगा था उन पे। उस समय हमारे अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे। ठीक है, अब उस समय भी उनको निलंबित किया गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे अभी आप देख रहे होंगे न्यूज पेपर में, अगर एक चर्चा का विषय था कि इनको महुआ मोइत्रा को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, विपक्ष का ये मांग चल रहा था। सत्तारूढ़ पार्टी का तरफ से भी बयान आ रहे होंगे, उनका भी आ रहा था कि 2005 में भी जो ऐसा हुआ था, तब सोमनाथ चटर्जी अध्यक्ष हुआ करते लोकसभा के, उस समय भी 11 सांसदों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। ठीक है, अब उस पर अभी हाईकोर्ट विचार भी कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट फिर से केस जो खुला है, आपको पता होगा, अगर बाद में कोर्ट से वो अमान्य हुआ था। तो ये बातें हम इसलिए चर्चा में किए आपसे कि आपके दिमाग में फ्रेमवर्क चलना चाहिए कि मुख्य परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो कैसे आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या हुआ, क्या कमियां रही, क्या डिमांड्स आए, पिछली परिपाटी क्या रही, पिछली परिपाटी को क्या फॉलो करना जरूरी होता है हर बार, अगर वो गलत हो तो इस तरह की बातें आपको विश्लेषण करनी पड़ती है। ठीक ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप सबको पता है एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम और हुआ था हमारे देश में, जब सरकार ने 370 अनुच्छेद को हटा दिया। 370 जो अनुच्छेद है, ये आप सबको पता होगा इतना कि 376 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित रहा है। ठीक है, जो उसको विशेष दर्जा देता था। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जब विलय हुआ भारत में, महाराजा हरि सिंह के द्वारा विलय किया गया, उसके बाद एक समझौता हुआ था जिसमें 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा और वहां का अलग संविधान, अलग ध्वज और बहुत सारे नियम कानून वहां के अलग थे जो बाकी भारत में लागू नहीं होते। उसी तरह एक 35A आर्टिकल था वहां पे। संसद ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, 370 को हटाने की घोषणा की। ठीक है, भारत सरकार ने कब किया, अब देखिए, अब अभी एक पहला पेटी का क्वेश्चन हो गया, 370 हटाने का घोषणा कब हुआ। ठीक है, आपको ये डेट से याद रखना चाहिए, तो 5 अगस्त 2019 को, ठीक ना, ये 370 हटाने की घोषणा की गई थी जम्मू कश्मीर से। ठीक, अब आप फिर विचार कर रहे होंगे कि करंट अफेयर्स में फिर चर्चा में कैसे आ गया ये, 19 में तो घोषणा हो गया था। चर्चा में इसलिए आया कि कुछ लोग कुछ सुप्रीम कोर्ट गए सरकार के इस डिसीजन के खिलाफ। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला और अभी उसका डिसीजन आया। जब डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसने अनुच्छेद 370 जो केंद्र सरकार के द्वारा हटाया गया उसको सही ठहराया, मतलब वैध माना कि ये सही है, इसको हम रद्द नहीं कर सकते। तो ये चर्चा में फिर से आ गया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा जो सुप्रीम कोर्ट है एससी ने इसको क्या कर दिया है, वैलिड घोषित किया। उसने अपने डिसीजन में कहा कि 370 क्या था, अस्थायी प्रवृत्ति का था।
क्या था, ये अस्थाई प्रवृत्ति का था। इसमें चेंज हो सकता है, आप समझिए, इसमें चेंज हो सकता है। और जो दो भाग में डिविजन हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में, भारत सरकार ने 2019 में क्या किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो भाग में बांटा उसको, और 370 को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अस्थायी प्रकृति का था 370, इसलिए इसमें चेंज हो सकता है। ये कब चेंज नहीं होता, कानून बनाने का, संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है ना। लेकिन अब चीजों को, इसको हम लोग पॉलिटी में भी समझेंगे। यहाँ पे दो लाइन समझिए, इस बार के बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे तो दो प्रश्न है, एक संविधान संशोधन से भी है और एक मौलिक ढांचे से भी प्रश्न है। मूल ढांचा संविधान का, उससे प्रश्न है, दोनों प्रश्न है। जो हम चर्चा कर रहे हैं अभी उससे रिलेटेड है ये। संशोधन का अधिकार तो संसद को है ही, ठीक ना। संशोधन की प्रक्रिया हमारे यहाँ, उस प्रक्रिया से संशोधन करेगी संसद। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संसद जो चाहे संशोधन कर दे। इसी में मूल ढांचा का सिद्धांत है, जो इस बार भी प्रश्न आया आपसे परीक्षा में। मूल ढांचा, ये बोला गया है कि संविधान के मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत बार आ चुका है कि संविधान के मूल ढांचे में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि मूल ढांचा क्या है, तो आप समझिए कि मूल ढांचा क्या है, ये कहीं परिभाषित नहीं है। ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट या जहां कोर्ट, हाई कोर्ट में जब मामला जाता है, तो वो ही निर्णय लेती है कि मूल ढांचा में आता है या नहीं आता। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता कि ये मूल ढांचा का अंश है 370, तो क्या होता है, इसको संशोधन सरकार नहीं कर सकती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन में मेंशन है ये कि ये क्या था, अस्थायी प्रकृति का माना, इसलिए इसमें चेंज वो कर सकती, ठीक है। और संशोधन को वैध ठहराया गया। क्लियर है। पीटी के लिए बस इतना ही है, जीएस बेस्ड इंफॉर्मेशन कि 370 जो हटाने का काम हुआ वो कब हुआ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण धारा हटा है, इसलिए इसका डेट याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, सही ठहराया। उसका अगर कारण बोलेगा क्या डिसीजन में है, तो माना कि यह अस्थाई नेचर का था, इसलिए इसको आप चेंज कर सकते थे, चेंज किया गया, कहीं गलत नहीं है, ठीक है। चलिए, कोई कन्फ्यूजन आपको रहेगा तो आपको लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। बोलने वाली सुविधा अभी तक हम आपको दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप चैट से लिखेंगे तो हम लोग उसको देख लेंगे, अगर कुछ जानना चाहिए तो। देखिए, इसके बाद फिर एक चर्चा में आया, ये भी आप सबने देखा होगा, हमारे संसद पे एक बार फिर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व मानिए या उपद्रवी तत्व माने, जो संसद में घुस करके हंगामा करने का प्रयास किए। ये फिर आप चर्चा में आप देखें, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए, इसका डेट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण, इसमें बहुत डेट महत्वपूर्ण है, इसमें ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यही है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को ऐसा घटनाक्रम घटा कि दो व्यक्ति संसद में दर्शक दीर्घा में थे, जहां से वो नीचे कूद करके संसद हॉल में आ गए, और जब सांसदों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने अपने जूते में एक लिक्विड छुपा रखा था, गैस, जिसको उन्होंने खोला, उससे क्या हुआ, धुआं भर गया थोड़ी देर के लिए वहां पे। यही घटनाक्रम है, ठीक है। तो अब आप समझिए कि इसमें पूछने की क्या संभावना बनती है, इसमें डेट ही मुख्य संभावना है कि कितने तारीख को घटा, तो 13 दिसंबर को घटा। दूसरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि 13 दिसंबर का संसद पे हमले से संबंध है। इसके पहले भी हमारे संसद पे हमला हुआ है, कब, 13 दिसंबर को ही हुआ, उसकी बरसी भी थी, इसलिए महत्वपूर्ण है कि 22 साल पहले 2001 में संसद पे आतंकी हमला हमारे यहाँ हो चुका है, ठीक है। उसी की बरसी थी और उसी दिन ये घटना फिर से घटा, जो इसके कारण से क्या है, विवाद में आया कि संसद की सुरक्षा में बड़ा चूक हुआ। और आप सबको पता है उस पर कमेटी बनी है, रिपोर्ट आएगा तो फिर हम लोग उस पर आगे बात करेंगे, क्या उसकी रिपोर्ट आई और क्या है आगे, कुछ प्रश्न इससे संबंधित बन पा रहे हैं कि नहीं पीटी के लिए। अभी आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि इसके पहले जो घटना हुआ था आतंकी हमला संसद पे, वो 13 दिसंबर 2001 में हुआ था। आपसे बार बार ध्यान दिला रहे हैं कि यही आपसे पूछेगा वो, ठीक है। 2001 पे ले जाएगा उठा करके, कब आतंकी घटना हुआ था। अभी हाल वाला तो हो गया 23 में, अभी 13 दिसंबर की डेट है, लेकिन ये डेट भी आप याद रखेंगे साथ में, ठीक है। ठीक, चलिए, अब बिहार
हम लोग आज चलेंगे बिहार पे, राज्य व्यवस्था में आज यही 2-3 चीजें जाननी थी, फिर अगले क्लास में देखेंगे। आपको कॉपी पे अपने बिहार एक अलग से इंडेक्स बना रखा होगा, जो बिहार के विषय में जानकारी है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो बिहार पे पहुंचिए, हम लोग आज बिहार में भी कुछ चीजें देखें। इस बार जो सीरीज हम लोग शुरू किए हैं उसमें हमको लगता है बिहार पे अभी तक कभी चर्चा नहीं हुआ, ठीक ना। आज बिहार को देखते हैं। देखिए, जो भी कंडीशन आप बिहार का देंगे, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी, बिहार जुडिशरी, कोई भी एग्जाम देते हैं बिहार बेस्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एग्जाम में तो ठीक है बिहार से प्रश्न अलग से नहीं होते, लेकिन बिहार राज्य का कोई भी एग्जाम देंगे तो वहां पे महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार से आते रहे हैं। 8, 10, 5, 12 कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं पीटी में भी, और मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो बिहार से प्रश्न आने ही आने हैं, ठीक। देखिए, एक कुछ दिन पहले हमारे यहाँ इंडोनेशिया की एक टीम आई थी जीविका के अध्ययन के लिए। आप सबने जीविका का नाम सुन रखा होगा, ठीक है। यह सरकार समर्थित एनजीओ है जो सतत जीविकोपार्जन पे काम कर रही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जीविका कार्यक्रम जो शुरू हुआ और जीविका जो सफलतापूर्वक चल रहा है, इसके अध्ययन के लिए अभी कहाँ की टीम आई थी? इंडोनेशिया का एक टीम आया और इसके अध्ययन के लिए आई थी। तो सिंपल से एक प्रश्न बनता है क्या कि बिहार में जो जीविका कार्यक्रम से इसके अध्ययन के लिए कौन सा देश का टीम अभी आया है, इसके अध्ययन के लिए आया था बिहार में? तो इंडोनेशिया की टीम आई और अध्ययन करके यहाँ से गई है, ठीक है। 30 सदस्यों का एक टीम था उनका जो इस देखने के लिए आया था। तो हमारे यहाँ दूसरा प्रश्न इससे संबंधित है कि कब से शुरू हुआ? तो 2018 से हमारे यहाँ ये सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत ये शुरू हुआ था, ठीक ना। और इंडोनेशिया की टीम जीविका को देखने के लिए भी आई थी, उसके काम को देखने के लिए आई थी। बस इतना ही ध्यान रखना आपको, जीविका के अध्ययन के लिए ये इंडोनेशिया से एक टीम आई, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सब समझिएगा, बोध गया से रिलेटेड है। बोध गया में भगवान बुद्ध की 100 फीट से ऊंची, 100 फीट बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई। ये तो अगर आपसे पूछेगा अभी किस शहर में महात्मा बुद्ध की 100 फीट प्रतिमा स्थापित की गई, 100 फीट बड़ी, एकदम पीटी बेस्ड क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। आप सिंपल बोध गया याद रखेंगे, हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे अंदाज से ही पहुंच सकते थे, आपको पता है बोध गया प्रमुख केंद्र है बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है। तो बोध गया में भगवान बुद्ध की 100 फीट की बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई। दूसरा, इसमें बहुत अगर पूछना चाहेगा तो कभी कभी महात्मा बुद्ध के मुद्रा से प्रश्न आते हैं कि जो किस मुद्रा में है मूर्ति, ठीक है। जैसे अगर यूपीएससी का क्वेश्चन भी अगर आप देखिएगा तो एक बार हिस्ट्री में, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी, जीएस में पूछ सका है लोग कि महात्मा बुद्ध का भू समाधिस्थ जो मुद्रा है कि वो कहाँ से मिला या इस मुद्रा का क्या मतलब है, वो पूछ चुका है। जिस एक मुद्रा में महात्मा बुद्ध पालथी मार के योगासन पे बैठे हुए हैं, उनका उंगली जमीन पर टच कर रहा है, ये भू समाधिस्थ मुद्रा है, ठीक है। इसका क्या तात्पर्य है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो उसी तरह ये आ सकता है कि जो मूर्ति बनी है किस मुद्रा में है, बस कुछ नहीं, शयन मुद्रा में, ठीक है। ये जो 100 फीट बड़ी प्रतिमा स्थापित की जा रही है बोध गया में, स्थापित की गई, वो क्या है? शयन मुद्रा में, ठीक है। चलिए, इसका एक बड़ा चैप्टर है जिसको हम लोग समझने का थोड़ा प्रयास किया करेंगे, महत्वपूर्ण भी है। बिहार में जातीय गणना, ठीक ना। देखिए, पीटी के लिए ये महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के लिए भी। 69वीं बीपीएससी में भी ये प्रश्न, जातीय गणना से एक प्रश्न आ गए मुख्य परीक्षा में, लेकिन आगे आने वाले वर्ष में भी ये महत्वपूर्ण बना रहेगा। ऐसा नहीं मानिएगा कि 69वीं में जातीय गणना से क्वेश्चन आ गया तो अब नहीं आएगा मुख्य परीक्षा में, ये आगे भी महत्वपूर्ण बना रहेगा, ठीक है। इसको फिर हम लोग देखने का प्रयास करें कि अभी क्या इंफॉर्मेशन कितना हम लोग जान ले। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बना कि जातीय जो गणना है हमारे यहाँ वो कब करवाया गया, ठीक है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कब से कब तक चला, इतना महत्वपूर्ण है। फिर भी आप खुद से दिमाग में जोड़ दीजिए और समझिए कि आपके ध्यान में है कि नहीं। अगर आपके ध्यान में है तो ठीक है, और नहीं है तो ये खुद विचार का विषय है कि जब इतना महत्वपूर्ण तथ्य भी और इतना बड़ा जो जातीय गणना सब सुनते रहा, टीवी पे चला, न्यूज़पेपर में आया, बहुत सारे लोगों ने उसमें काम किया, आप रोज देख रहे थे, विवाद भी चल रहा था,
उसके बाद भी अगर हमको ये नहीं याद है कि कब से कब, इसका मतलब क्या है कि हम लोग उस पर जो चीजें महत्वपूर्ण घटना चल रहा है उस पर लगातार विचार नहीं कर पा रहे हैं या अपने दिमाग में उसको रख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को अपने दिमाग में बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये पूरी प्रक्रिया जनवरी से मई के बीच में चली। बिहार में जातीय गणना की पूरी प्रक्रिया कब से कब चली? तो जनवरी से मई, जिसको इन लोगों ने जातीय, सरकार ने जातीय आधारित सर्वे का नाम दिया है कि जातीय सर्वे था एक तरह का। ठीक है, इस पर दूसरी चीज जाननी है हमको, इसका रिपोर्ट कब जारी हुआ? तो 2 अक्टूबर 23 को रिपोर्ट जारी की गई। जनवरी से मई में सर्वे चला और 2 अक्टूबर 23 को इसकी रिपोर्ट आई। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के बाद देखिए जनगणना नहीं है, लेकिन जाति आधारित सर्वे में भी जो गणना हो रहा था उसमें भी पूछे जा रहा था कि इस परिवार में कितने लोग हैं। ठीक है, तो एक तरह से उसमें जनसंख्या की भी गणना हुई। ठीक ना, तो जनसंख्या इस जाति आधारित सर्वे में जो निकल के आया बिहार का, वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जनगणना के तौर से नहीं है, लेकिन जाति आधारित सर्वे में जो पता चला कि बिहार में इतनी जनसंख्या हो गई है, उसके हिसाब से जनसंख्या यहाँ पे 13 करोड़ 7 लाख 13 करोड़ है 13 करोड़ 7 लाख 25,310, ये टोटल जनसंख्या हो गई। आप सबको पता ये पीटी फैक्ट्स है, बिल्कुल ये संख्या ध्यान में रखना पड़ेगा। 1307253110, इस तरह से आपको याद करना होगा इसको। ठीक है, आप सबको पता है अंतिम डिजिट तक विकल्प नहीं टकराता, कम से कम 4 डिजिट 1307 तो याद रखेंगे तभी पकड़ पाएंगे। ठीक है, इसमें फिर आपको 2 चीज इसमें निकल के आया, दोनों जनसंख्या हो गई। बिहार में कितने लोग रह रहे हैं और बिहार से बाहर कितने लोग रह रहे हैं। 2 भाग में इसको बांटे हम लोग। 130725,310 जो है 13 करोड़ की जो जनसंख्या हमारी है, इसका 2 डिवीजन देख रहे हैं कि इसमें बिहार में कितने हैं और बिहार से बाहर कितने हैं। तो बिहार में है 12 करोड़ 53,53,288। ठीक है, 12,53,53,288, इतने लोग क्या है हमारे बिहार में रह रहे हैं। अब बाकी बिहार से बाहर इसको आप घटाएंगे तब भी निकल के आएगा। ठीक है, 53,72,000 53,72,022 व्यक्ति जो है बिहार से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, देखिए डेटा को आपको लिखना होगा अपने पास, लिख करके रखेंगे, 1-2 बार देखते रहेंगे तभी एग्जाम में सही कर पाएंगे। बिहार में ये जनसंख्या हो गई, बिहार में रहने वाले लोग हो गए और बिहार से बाहर रहने वाले लोग हो गए। क्लियर है? ठीक, अब इसी तरह जब ये फिगर निकल के आएगा तो आपको पता है पुरुष महिला का फिगर निकल के आएगा, आएगा ना, वो भी डेटा आपसे पूछा जाता रहा है, तो हम लोग उसको भी देखने का प्रयास करेंगे, पुरुष कितनी महिलाएं कितने। तो पुरुष 6 करोड़ है, 6 करोड़ 41 लाख, 6 करोड़ 41 लाख 31,000। ठीक है, 6 करोड़ 41 लाख के रूप में आप याद रख लीजिएगा, तब भी आपका काम चलेगा। ठीक है, 990। इसी तरह फिर महिला याद रखेंगे, 6 करोड़ 41 लाख 31,990 हो गए पुरुष की जनसंख्या। महिला का 6 करोड़ 11 लाख 6 करोड़ 11 लाख है इनकी, 38,460, ये महिलाओं का है जनसंख्या। तो जो भी डेटाबेस प्रश्न होते हैं उसको देखना पड़ता है बार बार, उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होंगे, कैसे याद रहेगा सर, 2-4 बार देखेंगे तो आपको दिमाग में रह जाएगा। 611 641 ये भी ध्यान में रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी पे एक प्रश्न बनता है कि प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं, जो सेक्स रेशियो हमारा है पूछा जाता रहा है। तो ये जो बिहार में जातीय सर्वे हुआ इसके अनुसार अगर सेक्स रेशियो देखेंगे हम लोग तो अभी कितना सेक्स रेशियो 953 953 हुआ, 953 महिला है, सेक्स रेशियो कितना है 953। आपको सबको पता होगा कि सेक्स रेशियो जो हम लोग देखते हैं वो प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या है। ठीक है, क्या है ये प्रति 1000 पुरुष पे, मतलब 1000 पुरुष हैं तो उसमें 953 महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुष के एवज में 953 महिलाएं, ये सेक्स रेशियो हो गया अभी हम लोग का। ठीक है, चलिए ये हो गया जातिगत सर्वे के कारण जो डेटा निकल के आया है नया जनगणना का, जनसंख्या का मानिए, वो आप देख लिए पहले। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम में पीटी में ये जो फैक्ट्स आप देख रहे हैं अनिवार्य रूप से यहाँ से प्रश्न रहेंगे, आपको निश्चित रूप से इसको
ध्यान में रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे तो हमको पता है ये जातीय सर्वे है, तो इसका एक डेटा क्या आएगा, वर्ग और जाति के रूप में भी सामने आएगा। हम लोग अब उसको देखेंगे। देखिए दो रूप में सामने आया डेटा। पहला आया मेरा यहाँ कि हिंदू कितने हैं, क्योंकि इसमें जातीय सर्वे में हिंदू मुस्लिम मतलब धर्म के आधार पर भी हुआ। तो एक हुआ कि बहुसंख्यक तो यहाँ पे हिंदू है। अब जो अल्पसंख्यक मेरा है उसमें मुस्लिम्स, ईसाई, ठीक है, और सिख, जैन, बौद्ध सब इसमें आ जाएंगे। मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, ठीक है, ये सब किसमें है, जैन है, ये सब अल्पसंख्यक में आ गए। तो जो जातीय सर्वे हुआ इसमें एक फिगर ये निकल गया कि 82% हमारे यहाँ बहुसंख्यक है, मतलब हिंदू है, 82% इनका है। बाकी जो परसेंटेज है कहाँ पे है, वो अल्पसंख्यकों का है हमारे यहाँ। 18% जो है फिर हमारे यहाँ उसमें अल्पसंख्यक है। ये पूरा अल्पसंख्यक देखिएगा तो 82 में 18% है। अब इन अल्पसंख्यक में अगर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि अल्पसंख्यक का क्या डिवीजन है, कौन कितने हैं, तब आपको मिलता है कि अल्पसंख्यक में 18% में जो मुस्लिम वर्ग है मेरा, ये 18% में, इस 18% में 17.7%, 17.70 कौन है, मुस्लिम है। ठीक है, बच गया क्या, 0.30, मतलब 0.30 ही अन्य है। मतलब ये जो ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन है, ये सबको आप जोड़ दीजिएगा तो कितना है, आइए 0.3%, 0.30 ये लोग हैं, और 17.70 कौन है, मुस्लिम अल्पसंख्यक में। ठीक है, 18% हो गया, और 82% हमारे यहाँ हिंदू है। ठीक है, तो पहला डिवीजन हम लोग इसको देखे, सब मतलब धर्म के आधार पर जब हम लोग देखे तो हम लोग इस तरह का एक डिवीजन देखे इसका। ये डेटा भी आपको ध्यान रखना चाहिए, 82% का भी, अल्पसंख्यक 18% का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अल्पसंख्यक पूछेगा आपका आंसर 18% होना चाहिए। तब आप मुस्लिम अल्पसंख्यक मानते हुए 17.70 नहीं तो उत्तर करेंगे, 18% करेंगे। अल्पसंख्यकों में सबसे अधिक आबादी किसकी है, तो मुस्लिम की है, तब 17.70 कीजिएगा। ठीक है, अगर आप ये कंफ्यूज करेंगे कि सिर्फ मुस्लिम ही अल्पसंख्यक हो गया, 17.70 कर देंगे आंसर, तो गलत होगा। ठीक है, अल्पसंख्यक में ये सारे लोग अल्पसंख्यक में ही आएंगे। ठीक है, हम लोग इसको देखना अगर चाहे, जो मेरा अल्पसंख्यक ये है, धर्म संप्रदाय के हिसाब से, धर्म के हिसाब से जो है उसको हम लोग एक बार देख ले पहले, तो हम लोग फिर वर्गवार भी चलेंगे आगे, क्योंकि जब धार्मिक रूप से उसको देखे हैं तो वो भी एक प्रश्न है, और पहले भी बीपीएससी में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इस गणना से पहले ही पूछा गया। जैसे देखिए अभी हिंदू एग्जैक्ट वो जो आपसे 82% हम लोग बोले हैं, 81.99% के आसपास है। ठीक है, हिंदू की जनसंख्या 10,71,00,000 है। हिंदू कितनी है, तो 10,71,00,000 मान के चलिए। आप कम से कम 10,71,00,000 ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। 10,71,00,000 92,958 है इनकी जनसंख्या, 10,71,00,000 92,958। ठीक ना, परसेंटेज में ही हम लोग ध्यान रखेंगे, डेटा एक दो बार ध्यान रखिएगा, 10,71,00,000 ध्यान रखिएगा, तब भी आपका काम चलेगा। 81.99% है ये। ठीक है, 82% के आसपास इनकी जनसंख्या हो गई। 2 नंबर पे मुस्लिम है, हमने चर्चा कर दिया आपको, 17.70% इनकी जनसंख्या है, 17.70। बहुत तो मुस्लिम की जनसंख्या याद रखे 2,31,00,000 के आसपास है, 2,31,00,000, 2,31,44,49,000 के आसपास इनकी जनसंख्या है। ठीक ना, तो मुस्लिम हो गए 2 नंबर पे 17.70 पे। अब आपको 3 नंबर पे जानना है हमारे यहाँ कौन है, कौन है 3 नंबर पे, तो बौद्ध है हमारे यहाँ। 3 नंबर पर जो जनसंख्या है वो बौद्धों की है, जो कि 0.085 है, 0.085% है हमारे यहाँ कौन, बौद्ध धर्म वाले। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारे यहाँ ईसाई हैं। ठीक है, ईसाइयों की जनसंख्या कितनी गई, तो 0.05%, ये ईसाई निकल गया है। इसके बाद हमारे यहाँ जैन है, चौथे नंबर पे 1 2 3 4 मुस्लिम। सिख हो गए 5वें नंबर पे हमारे यहाँ, चौथे नंबर पे ईसाई हो गया, 5वें नंबर पे सिख हमारे यहाँ सिख है, और 6ठे नंबर पे जैन है। ठीक है, देखिए जो सिख
का और जेन का या किसी का भी जो परसेंटेज हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना, वो परसेंटेज नहीं पूछने जा रहा है आपसे, हम आपको बोर्ड पे लिख दिए हैं, लेकिन हम आपसे फिर से स्पष्ट करें। देखिए, ये परसेंटेज वाला चार्ट है, ये आप दो ही याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हो गया। इसके बाद क्या प्रश्न याद रखने का प्रयास करेंगे, दोनों का डेटा भी याद रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके बाद आपको ये जरूर याद रखने का प्रयास करना पड़ेगा, इधर जो हम लोग कवायद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपसे ये पूछा जाएगा कि 3 नंबर पे कौन बिहार में जनसंख्या के दृष्टिकोण से 3 नंबर पे किस संप्रदाय के, किस धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये प्रश्न आपसे आएगा, तब आपको बोध आंसर करना पड़ेगा। दूसरा आपसे प्रश्न आ सकता है कि बिहार में धर्म के आधार पर जो जनसंख्या है उसका सही क्रम क्या है। अब 1 2 3 4 ऐसे क्रम पूछेगा, वो पूछता है ना क्रम, तो क्रम पूछेगा तो क्रम में आप कम से कम 4 जानिएगा तभी सही कर पाइएगा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई 4 जानेंगे तब सही कर पाएंगे, कम से कम 4 जानेंगे तो सही कर लीजिएगा। कभी कभी वो ऐसा करता है, क्या क्या करेगा आपको, अब आपसे हिंदू वाला चीज नहीं पूछेगा, ये हटा दिया, अब किसका क्रम पूछेगा, बिहार में जो अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक, उसका सही क्रम क्या है। ठीक है, अब हम आपसे बोल रहे हैं 4 ईसाई तक जानेगा तब भी आप पकड़ पाएंगे, तब भी तो 3 आप कर लड़ेगा ही ना, मुस्लिम बौद्ध ईसाई है, यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, आगे भी अगर रख पाए तो ठीक है, सिख और जैन है, सबसे कम जैन है, ये भी याद रख लेंगे तब भी होगा, क्योंकि आपसे ऐसे ही प्रश्न हो सकते हैं कि सबसे कम कौन है, अल्पसंख्यक वर्ग जो मेरे यहाँ है धर्म में सबसे अधिक कम कौन लोग हैं, तो जैन सबसे कम है। ठीक है, अल्पसंख्यक में मुस्लिम आ गए, उसके बाद बौद्ध, तब ईसाई, तब सिख, ये आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आया है पहले भी, और हम आपसे फिर से बात कर रहे हैं हम लोग की, ये प्रश्न फिर से आपके पास आएगा एग्जाम हॉल में। ठीक ना, इसके बाद भी अगर आप गलत करेंगे तो फिर मुश्किल है। बहुत अधिक समय हम आपको इस बात को बताने में और जोर देने में भी दिए हैं कि कहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, देखिए पढ़ने में यही होता है कि आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसमें से प्रश्न क्या आएंगे और कैसे आ रहे हैं। ठीक ना, कैनिफेस्ट तो मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, सभी जगह है, आप लोग भी वही पढ़ते होंगे, लेकिन समझना ये जरूरी होता है कि इसमें प्रश्न कैसे आएंगे। अगर इस रूप में आपने पढ़ा इसको तो निश्चित रूप से एग्जाम हॉल में उसको आप सही कर पाएंगे, और इस रूप में नहीं पढ़ा तब तो एक बार सिर्फ देख के निकल गए, लगा चलो ये तो दे दिया, इससे नहीं पूछेगा, तब आप एग्जाम हॉल में भी सही नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, चलिए आगे इसको देखते बढ़ाते हैं। अब देखिए धर्म बाय हो गया, अब ये हिंदू में वर्ग बाय देखे, जो जनगणना, जातीय जनगणना जो हो रहा था उसका जो उद्देश्य था उस पर हम लोग आते हैं। अब ये पिछड़ा वर्ग कितना कैटेगरी में हमारे यहाँ बटा हुआ है, पिछड़ा वर्ग बटा हुआ है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग बटा हुआ है, ये आप सबको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता हो सकता है। ध्यान दीजिए, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, और एक वर्ग सामान्य वर्ग है। ये 5 कैटेगरी में समान रूप से हम लोग इस डिवीजन को देखते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तब पाएंगे कि पिछड़ा वर्ग में 27.13% लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 36.01%, 27.13% आ गया पिछड़ा वर्ग। ठीक है, 36.01% हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जाति 19.65% में अनुसूचित जाति क्या हो गया, अनुसूचित जनजाति 1.68 हो गया अनुसूचित जनजाति। इसके बाद सामान्य ये 15.52% है। ठीक है, तो आपको ये डिवीजन भी ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, फिर से आपको दोहरा रहे हैं, बिहार जातीय गणना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले सभी एग्जाम में बिहार के। ठीक है, इवन कि आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम भी देंगे तब भी पीटी पे तो महत्वपूर्ण चलेगा। ठीक ना, तो आपको पता होगा कि अभी जातीय जो सर्वे हुआ है वो सिर्फ बिहार में ही हुआ है, अभी और किसी राज्य में हुआ नहीं, बिहार सरकार ने केवल इसको करवाया है। तो जो डेटा निकल के आया है इसके हिसाब से हम देखें कि पिछड़ा वर्ग 27.13, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01, अनुसूचित जाति 19.65, जनजाति 1.68,
और सामान्य वर्ग में 15.52% आया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसको कुछ, ये तो वर्ग वाय हो गया। हम लोग अभी 3 तरह के डेटा को देख लिए। एक ओवरऑल क्या जनसंख्या और पुरुष महिला निकल के आया, फिर दूसरा हम लोग देखे संप्रदाय के आधार पे, फिर तीसरा हम लोग देखे वर्ग के आधार पे, ठीक है ना। अब हम लोग चौथा देख सकते हैं इसको जाति के आधार पे, कि 1 2 3 4 जो जातियां हैं जनसंख्या में जो आगे चल रही हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है बिहार में, उसको भी हम लोग कम से कम 2-3 को जाने। ठीक है, दूसरा ये जाने कि कितनी जातियों की गणना हुई, कितनी जातियां निकल के आई। ठीक है, देखें जो जाति उपजाति की गणना हुई यहाँ पर, तो जाति उपजाति टोटल 215 चिन्हित की गई। 215 जाति उपजाति की संख्या सामने निकल के आई है। ठीक है, इसमें हम लोग कम से कम 2 3 4 जातियों को देखेंगे, जिनकी संख्या को जानेंगे, सबका जानने की जरूरत नहीं है 215 का। इसमें 25 जातियां ऐसी निकली, 25 जाति ऐसी निकली जिसकी जनसंख्या 1% से अधिक। तो ये जो जनगणना हुआ, सर्वे हुआ, उसमें 1% से अधिक वाले कितने हैं, 25 ऐसी जाति निकल गए। बाकी जो जातियां हैं, आप देख रहे हैं 215 टोटल है, वो क्या है 1% से भी कम है सब। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तीसरा हो गया सर्वाधिक संख्या किसकी आई, तो सर्वाधिक संख्या में जो जाति है वो है हमारे यहाँ जादव है। ठीक है, जिसकी संख्या 14.27% के रूप में सामने आई। ठीक है, इसके बाद रविदास हैं, रविदास, इनकी जनसंख्या है 5.25%। ठीक है, इसके बाद कुशवाहा है, कुशवाहा समाज के लोग हैं, कुशवाहा जाति के लोग 4.21% है। चौथे नंबर पे जो जाति है वो है ब्राह्मण। 4 हम लोग जानेंगे, 1 2 3 4 भी पूछना चाहेगा तब भी आप पकड़ लेंगे, 3.66। ठीक ना, हम मान के चलते हैं कि बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है, को क्रम पूछता है 1 2 3 4, तब भी हम लोग कर लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, देखिए तो जातिगत संख्या भी ध्यान में रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये है अभी जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न आया है, आप देख रहे होंगे बिहार में जातीय गणना हुआ, उसका राजनीति पे क्या असर हुआ, देखे होंगे ना। देखिए प्रश्न पूछा है अभी आपसे, तो जातीय गणना के बाद एक हम लोग भी चर्चा कर ले, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। हुआ क्या कि सरकार ने जो हिस्सेदारी दिखी पिछड़ा वर्ग की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, अनुसूचित जाति की, उसके अनुसार से आरक्षण की घोषणा कर दी। ठीक है, अब उसने क्या कह दिया, अब उसने कहा कि अब हम क्योंकि देख रहे हैं मात्र 15% निकल गया है सामान्य वर्ग के लोग, कितने थे 15.52%। अब सरकार ने कहा तो हम आरक्षण बढ़ाएंगे। अब पिछड़े वर्गों को लेकर दिया, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति मिला करके परसेंटेज में हम लोग आगे से चर्चा करेंगे दूसरे बिल में। ठीक है, क्या किया गया, 65% कर दिया गया आरक्षण, और 10% पहले से ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो हमारे यहाँ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो आरक्षण है सामान्य वर्ग में, वो 10% है। ये दोनों को आप जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो 75% आरक्षण का स्लेब हो गया बिहार में, हो गया ना। यहाँ पे हम छोटे से चर्चा करेंगे, केवल पीटी में भी काम आएगा और मुख्य परीक्षा में भी बहुत जगह पे काम आएगा। देखिए 75% हो गया ये आरक्षण। हम सबको पता है कि संविधान के प्रावधान में स्पष्ट है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमको पता है। अब सरकार ने कह दिया कि नहीं, हम 65 और 10 75% आरक्षण देंगे, ये तो गलत हो गया नियम था। लेकिन दूसरी ओर हमको ये भी पता है कि 50% से अधिक आरक्षण पूर्व से कई राज्यों में लागू है, जैसे तमिलनाडु में पहले से है। ठीक है, तो बिहार में भी घोषणा हो गया। अब है कि तब इसको तो संविधान में कोर्ट में चैलेंज होगा, कोर्ट में बात जाएगी, अब उसको देखना है कि नियम गलत हुआ कि सही हुआ। आपको पता है अगर ये मामला कोर्ट तक जाता है, तो जब वो समीक्षा करेगा, तो जब संविधान में ये लिखा हुआ है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये अनवैलिड हो जाएगा, अमान्य हो सकता है। ये अमान्य हो सकता है, तो सरकार ने क्या की है, एक अपील आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को कहा है, अभी भी आप देख रहे थे कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को क्या कहा कि इसको आप 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। ठीक ना, कि जो हम संशोधन कर रहे हैं इसको कहाँ ले जाइए, 9वीं अनुसूची में डालिए, केंद्र सरकार कर सकती। तो 9वीं अनुसूची क्या है, ये भी पीटी का प्रश्न आपके लिए। तो 9वीं अनुसूची में जो भी
सब्जेक्ट हम लोग संशोधन के बाद डाल देते हैं, वो न्यायालय में उस पर परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बातें कही गई है कि 9वीं अनुसूची में जो चीज है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। 9वीं अनुसूची सबसे पहली बार हमारे यहाँ जो आया था, ठीक है, तो उसमें भूमि जो विवाद हुए थे, मतलब जमींदारी प्रथा जो समाप्त हुई, तो जब जमींदारों का जमीन अधिग्रहण करना सरकार शुरू कर दी, तो वो लैंडलॉर्ड्स जब कोर्ट गए, ठीक है, तो कोर्ट में ये डिसीजन सरकार का गलत साबित होने लग गया जब, तब सरकार को लगा कि विकल्प निकालना होगा, तो 9वीं अनुसूची बनाई गई और इन कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया और ये प्रावधान कर दिए गए कि 9वीं अनुसूची में जो कानून शामिल होगा उस पर विमर्श न्यायालय में नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां तक तो हम पहुंच गए कि 9वीं अनुसूची में ये मांग रख रहे हैं। ठीक है, देखिए सारी चीजें पीटी के साथ मुख्य परीक्षा के लिए इतनी बात को ध्यान से आपको सुनना और समझना है। तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि कोई भी कानून बना देगी और बोलेगी कि हम उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिए? तो 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो न्यायालय के विचार से क्या हो गया, ये बाहर हो गया ना बाहर। तो जब हम कानून बना के 9वीं अनुसूची में डाले और न्यायालय के विचारणीय क्षेत्र से वो बाहर हो गया, तब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो गया कि संसद सर्वोपरि हो गया, जो चाहेगा वो कर सकता है। कोई कानून बनाएगा और न्यायालय नहीं देखे इसको, इसके लिए क्या करेगा? उसको अनुसूची 9 में डाल देगा। क्लियर है? लेकिन फिर विचार करना हमको ये है कि क्या ऐसा भारत में संभव है? हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। हमसे जब पूछा जाता है कि हमारे यहाँ कौन सर्वोच्च है, न्यायालय, संसद, तो हम लोग का जवाब क्या है? हमारे यहाँ ना न्यायालय सर्वोच्च है ना संसद सर्वोच्च है। हमारे यहाँ सर्वोपरि क्या है? संविधान सर्वोपरि। ठीक है, तब हम लोग समझेंगे यहाँ पे संविधान सर्वोपरि, संसद तो है नहीं। तो ये अगर लागू हो जाता कि 9वीं अनुसूची विचार कर ही नहीं सकते हैं, तब तो प्रूफ हो गया कि संसद सर्वोपरि। तब न्यायालय ने कहा कि नहीं, तब तो आप सर्वोपरि हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा बहुत सारे मामलों पे। तब उसने कहा कि हम मूल ढांचा का अध्ययन करेंगे कि कोई भी ऐसा संशोधन जो संविधान के मूल ढांचे के विपरीत होगा, मूल ढांचा को तोड़ रहा होगा, उस पर विचार करने का हमको अधिकार रहेगा और उस पर हम अपना विचार करके निर्णय देंगे। स्पष्ट है? तो क्या निष्कर्ष आ गया? निष्कर्ष आ गया कि हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है, 9वीं अनुसूची अपनी जगह पे है, विचार नहीं होगा। लेकिन अगर संसद कोर्ट को लगेगा कि वो मूल ढांचा का उल्लंघन कर रहा है, संविधान का जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है? विचार कर सकता है। यहां तक जाने पॉलिटी वाले में जो हम लोग इसको या मेंस के लिए जब पढ़ेंगे तो डिटेल देखेंगे किस बाद में क्या निर्णय आया और कैसे ये बातें आगे बढ़ी हैं। ठीक है, यही मुख्य परीक्षा में इस बार पूछा गया है। ठीक ना, मूल ढांचा का सिद्धांत। चलिए ठीक है, तो यहां तक हम लोग देख लिया। ठीक है, अंतिम इस पे एक जानकारी रख लीजिए अपने दिमाग में कि इसके पहले जो जातीय सर्वे हुआ था वो कब हुआ था? वो 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में इसके पहले जातीय सर्वे हुआ है और 1931 के बाद अभी इतने दिनों के बाद ये जातीय सर्वे करवाया गया। ठीक है, देखिए 9:30 तो हो गया है, हम लोग 5-10 मिनट और रुक सकते हैं। वैसे 48 मिनट तो बड़ा जल्दी ही खत्म हो जाता है आप लोगों का। करंट अफेयर्स हम चाह रहे हैं कि 2 दिन में ही पढ़ा करके जनवरी के महीने में आ जाए, डेली बाय डेली इसको पकड़ ले, बहुत लंबा क्लास भी नहीं चाहते। चलिए ठीक है, तो वहीं पे छोड़ देते हैं आपको, आज यहीं पे छोड़ते हैं। कल संडे है, कल प्रयास करेंगे अगर संभव होगा तो थोड़ा लंबा क्लास लेकर के भी हम लोग इसको पूरा करेंगे। ठीक है, 8:45 से 9:30 तक रखते हैं। आप जो भी लोग जुट रहे हैं प्रयास करेंगे कि लगभग 8:45 में हम लोग शुरू कर पाए। ठीक है।